Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th December 2025. 30 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों ने लाइक्स करना शुरू कर दिया, तो कल जैसे 130 140 के करीब लाइक्स थे, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और कमेंट में आप कोट्स भी लिखना शुरू कर दिया है आपने। तो कल का जो कोट था बेस्ट, वो हेमंत मोहंती का कोट था, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दिस वाज द बेस्ट कोट यस्टरडे। एंड अगर आप लोग इसी तरीके से कमेंट करते रहिए, कोट्स देते रहिए, एंड दैट इज द थिंग दैट वी वांट। थोड़ा आपकी तरफ से पार्टिसिपेशन रहेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। एंड प्लीज आंसर द क्वेश्चन जो मैं पूछा करता हूँ ना, वो भी आप आंसर शुरू कर दीजिए। भैया आप लोगों ने इतना पढ़ा है तो तैयारी तो थोड़ी बहुत हो गई होगी ना, तो एटलीस्ट ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर तो आप कर ही सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को भी सबसे पहले कुछ सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आज का सवाल, पहला सवाल है, इन इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा इम्प्लाइज। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस है, ओनली द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द लोकसभा, ईच मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज जॉइंटली अकाउंटेबल टू द लोकसभा फॉर ऑल इट्स डिसीजन, एंड द स्पीकर कैन डिसमिस एनी मिनिस्टर हु लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो द करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान सवाल है, निहायत ही आसान सवाल है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करें तो दैट विल बी गुड। लास्ट में आंसर मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सवाल अगेन इकोनॉमी से है, एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि सीआरआर बढ़ाने पे अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर बढ़ाती है तो विच विल बी मोस्ट लाइकली आउटपुट इन द शॉर्ट रन। तो इनमें से सबसे ज्यादा क्या होने वाला है। ऑप्शंस है, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन इंटरेस्ट रेट, बी डिक्रीज इन मनी सप्लाई एंड पॉसिबल राइज इन इंटरेस्ट रेट, नो इम्पैक्ट ऑन मनी सप्लाई, एंड डी है डायरेक्ट इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज हो सकती है मोस्ट लाइकली शॉर्ट रन में अगर कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बढ़ जाए तो। अगेन अच्छा सवाल है, अगर आप लोग को बन जाएगा तो ठीक है। मैंने कई बार ये कंसेप्ट बताया है आपको, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी पॉलिसी बताता हूँ, तो आप लोग इसका आंसर आई होप करेंगे। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस में। उससे पहले मैं पीआईबी की कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं pib.gov बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे दो न्यूज़ आर्टिकल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए, जैसे बतद्रव थान, ये आपको देखना है ना, बाताद्रव थान, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो बाताद्रव थान क्या है, इट हैज बीन रिस्टोर्ड एज लिविंग सिंबल ऑफ असम्स स्पिरिचुअल एंड कल्चरल रिजरेक्शन। तो कल्चरल रिजरेक्शन और कहना चाहिए स्पिरिचुअल, उसके लिए असम में ये बेसिकली एक प्लेस है। इट इज द बताद्रव थान इज द बर्थ प्लेस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। याद रखिएगा, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, एंड इसका रिवाइवल किया जा रहा है, बताद्रव थान का रिवाइवल किया जा रहा है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, and it marks a defining moment in Assam's cultural and spiritual journey. Union Minister of Port, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal ने बेसिकली ये चीज की है, and this has been बतद्रव थान बेसिकली नगांव डिस्ट्रिक्ट असम में है, and it's the project of cultural resurrection rooted in history, identity and inclusive values. And याद रखिएगा, I hope you got clarity, it's not just a place of worship but a living symbol of Vaishnavite culture also. तो उनका ये भी कहना है कि it is not just a place of worship but also a living symbol of Vaishnavite culture. तो बतद्रव थान, ये नाम याद रखना, I hope you will remember that. ठीक है, it's the birth place of लिखा है ना, द बर्थ प्लेस ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकर देव। तो ये आप न्यूज़ याद रखनी है। दूसरी जो न्यूज़ आपको याद रखनी है वो ये है रिगार्डिंग आई थिंक यस आईएनएस कौंडिन्य। आईएनएस कौंडिन्य का स्टार्ट हुआ है, मेडन वॉयज पे निकल रही है आईएनएस कौंडिन्य, उसके ऊपर है। तो इट्स अ बेसिकली अ रिवाइवल ऑफ इंडिया ओमान मेरीटाइम हेरिटेज। इंडिया ओमान की मेरीटाइम हेरिटेज को रिवाइव करने के लिए बेसिकली है ये आईएनएसवी कौंडिन्य। याद रखिएगा, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौंडिन्य, और ये इंडियन नेवी द्वारा इंडिजिनसली डेवलप्ड है, याद रखिएगा। एंड इसमें इसको ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें बनाने के लिए
ट्रेडिशनल स्टिचिंग सेलिंग वेसल है ये। तो ट्रेडिशनल स्टिचिंग का यूज़ किया गया है, जो हमारे यहाँ जो एंशियंट शिप बिल्डिंग टेक्निक थी ना, उसके थ्रू ये हमारा INS कॉन्डेन ने इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ हो रही हैं, एक तो इंडिया ओमान के रिलेशनशिप को, उनके कल्चरल आइडेंटिटीज़ को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा है, दूसरी चीज़ इसमें हमने अपनी ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग का भी यूज़ किया है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब यहाँ से ये वोएज पे निकल रहा है फ्रॉम पोरबंदर गुजरात टू मस्कट ओमान, है ना, मस्कट जो ओमान की कैपिटल है वहाँ तक ये जाएगा। एंड इट विल बेसिकली एफर्ट टू रिवाइव, अंडरस्टैंड एंड सेलिब्रेट एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज थ्रू अ लिविंग ओशन वॉयज, है ना। तो याद रखिएगा, एंशियंट मैरीटाइम हेरिटेज को लिव करना है, रिलिव करना है बेसिकली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसको ये जैसा मैंने आपको बताया कि INS कॉन्डेन ने जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, ट्रेडिशनल स्टिचिंग शिप बिल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। देखो लिखा भी है यहाँ पे, ट्रेडिशनल स्टिच शिप बिल्डिंग टेक्निक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एंड इट इज एम्प्लॉइंग नेचुरल मटेरियल्स एंड मेथड्स दैट डेट बैक टू सेवरल सेंचुरीज। बहुत पुराने मेथडोलॉजी के थ्रू इसको बनाया गया है। एंड ये वॉइस जो है वो इंडिया और ओमान के रिलेशनशिप को और रीइंटीग्रेट करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं फ्रंट पेज में। अब नाउ फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है बहुत ही बड़ी और अच्छी न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अरावली रूलिंग को पॉज कर दिया है, यानी कि उसको अभी रोक दिया है। जो नवंबर में रूलिंग हुई थी जिसमें कि उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी अरावली की डेफिनेशन। अरावली की कौन सी डेफिनेशन? जो कि ये थी कि 100 मीटर के ऊपर के जो एलिवेशन है, यानी कि 100 मीटर से ऊपर के जो हिल्स हैं केवल उन्हीं को किया जाएगा। एंड द डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 500 मीटर। हिलॉक्स के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर के से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बोला कि ये जो डेफिनेशन है काफ़ी अब नैरो है। अब उनको नैरो लगने लगी, तो इन्होंने कहा कि भाई नैरो है और कोई नई फ्रेश रिन्यूड माइनिंग लीज नहीं देनी है आपको अरावली रीजन में विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द टॉप कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रायर परमिशन के कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर टोटल 12,081 हिल्स हैं इन द अरावली रीजन, तो उनमें से केवल 1,000 ही ऐसे थे जिनकी 100 मीटर से ऊपर की एलिवेशन थी, यानी कि समझ लो 11,000 बाकी के जो थे ना वो सब ऐसे ही निपट जाते। तो केवल 1,048 ही अरावली हिल्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर है, रेस्ट 12,081 में से केवल 1,048 की। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच वॉज द पॉइंट ऑफ वरी। दूसरा इन्होंने ये बोला कि अरावली 4 स्टेट्स में आते हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक फ्यूरोर भी था यहाँ पे, पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा वो किया, तो ये भी एक रीज़न था कि क्यों उन्होंने ऐसा जजमेंट दिया। देन उन्होंने ये भी कहा कि अरावली क्रिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोसिस्टम एंड ऑल, तो उसको भी एक बार और आपको साइंटिफिकली एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी डेफिनेशन बनेगी वो एग्जॉस्टिव जियोलॉजिकल और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के बाद ही बनानी है आपको, ठीक है। एंड ऐसा ना हो कि इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। एंड इसके अलावा ये भी था कि जो रिस्ट्रिक्शन था रेंज का, रेंजेस के क्लस्टर का डिस्टेंस जो होना चाहिए 500 मीटर से कम का होना चाहिए, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी आपको रीचेक करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि 500 मीटर से ज़्यादा के डिस्टेंस वाली चीज़ें फिर रह जाए, है ना। जैसे अगर 2 हिल क्लस्टर्स के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर से ज़्यादा है तो फिर उसको अरावली नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट दैट शुड नॉट हैपन, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अरावली का ही पार्ट रहे और फिर आप उसको प्रोटेक्शन ना दे, तो एक्सक्लूजन एरर हो जाए, है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। अभी ये पॉज कर दी गई है। एक और अच्छी न्यूज़ कल आई है, वो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है हाई कोर्ट का जो सस्पेंशन ऑफ एक्स बीजेपी एमएलए सेंटेंस था इन द उन्नाव रेप केस। उन्नाव रेप केस में जो एक्स बीजेपी एमएलए थे कुलदीप सिंह सेंगर, उसकी बेसिकली हाई कोर्ट ने क्या किया था ना, उसकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस थी उसको सस्पेंड कर दिया था, है ना। तो दैट वाज द थिंग, और उसको बाहर निकाल दिया। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का जो ये पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन, देखो एक्चुअली इशू कहाँ से आया था। इशू ऐसे आया था कि जो सेंगर था उसको कन्विक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 5 ऑफ द पॉक्सो, है ना, सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो, जो कि है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना, पॉक्सो एक्ट जो जिसको हम कहते हैं। 5C जो है टर्म वो यूज होता है पब्लिक सर्वेंट के केस में, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जिसने इस तरीके से गलत कृत्य किया हो तो उसको इंक्लूड किया जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट जब ये काम करता है ना, तो इसको ये माना जाता है कि इट इज एन एग्रावेटेड एक्स सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रावेटेड क्यों? क्योंकि जो पब्लिक सर्वेंट है ही इज कंसीडर्ड टू बी इन द डोमिनेंट पोजीशन, है ना।
देन द सर्वाइवर। तो अब पब्लिक सर्वेंट कौन होता है? तो इफ अ पर्सन इज इन डोमिनेंट पोजीशन ओवर द विक्टिम, द क्राइम शुड बी इंटरप्रेटेड एज एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत है। तो अगर एमपी या एमएलए ऐसा करता है तो इट विल बी गिल्टी ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। इन दिस केस इट वाज अ वेरी पावरफुल एमएलए, देयरफॉर इट वाज कंसीडर्ड अंडर सेक्शन 55C। बट हाई कोर्ट का ये कहना था, हाई कोर्ट का ये कहना, देखो लिखा है, हाई कोर्ट इंपोर्टेड द मीनिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम द अर्स्टवाइल इंडियन पीनल कोड। हाई कोर्ट ने अभी जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन ली वो इंडियन पीनल कोड से ली और कहा कि नहीं भाई, एमएलए फिर पब्लिक सर्वेंट नहीं है। एंड दस इस लॉजिक से फिर उन्होंने ये कंक्लूड कर दिया कि जो सेंगर का कन्विक्शन था वो रॉन्गली कन्विक्शन था अंडर सेक्शन 5C, तो इसलिए उन्होंने उसका टर्म घटा दिया। बट नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट नो, ये गलत है, आपको इस तरीके से नहीं कर सकते। एंड अभी दोबारा से इसकी हियरिंग शुरू होगी। जो उसकी रूलिंग थी हाई कोर्ट की, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया, ठीक है ना। सो दैट वॉज द थिंग। तीसरी न्यूज जो है वो है IIP से रिलेटेड। व्हाट इज IIP? IIP इज बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि भारत की इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कितना चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए, शॉर्ट टर्म में मेजर करने के लिए हम IIP का यूज करते हैं। शॉर्ट टर्म क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर महीने निकलता है। IIP का डेटा जो होता है वो हर महीने निकलता है। एंड इसमें आई थिंक बेस ईयर 11-12 का 2011-12 का बेस ईयर है। एंड इसके लिए इसको निकालता कौन है? तो बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको निकालती है। मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें सेक्टोरल जो वेटेज है वो है मैन्युफैक्चरिंग का 77.63%। याद रखिएगा, 809 आइटम केवल मैन्युफैक्चरिंग के हैं, 77.6% मैन्युफैक्चरिंग का है, माइनिंग का 14.3% है, एंड इलेक्ट्रिसिटी का 8% है, 7.98% है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द 3 थिंग्स जो किसके अंदर आती हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि कोर सेक्टर्स कितना पार्ट वो है, तो अगर आपसे कोई पूछे तो कोर सेक्टर्स का याद रखिएगा कि लगभग 40% का वेटेज कोर सेक्टर्स का है। कोर सेक्टर्स कितने होते हैं? 8 कोर सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? न जाने कितनी बार मैंने अनगिनत बार आपको बताया है। तो 8 कोर सेक्टर्स के नाम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना, ठीक है ना। आगे और मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो काफी कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगला है लिटरेरी एक्सचेंजेस एनरिच लैंग्वेजेस एंड कम्युनिटीज। अब यहाँ बात चल रही है 22 संथाली पारसी माह लैंग्वेज डे। पारसी माह यानी कि लैंग्वेज डे। तो 22 संथाली पारसी माह सेलिब्रेशन। एंड इस बार सेलिब्रेशन हो रहा है ओल चीकी, जो स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज की, ओल चीकी, उसके 100 साल की सेंटेनरी सेलिब्रेशन है ऑफ द ओल चीकी स्क्रिप्ट ऑफ द संथाली लैंग्वेज, ठीक है ना। एंड मतलब लैंग्वेज के नहीं, स्क्रिप्ट के सेलिब्रेशन का सेंटेनरी सेलिब्रेशन है, 100वां साल है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इसको, ओल चीकी को, है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। और अभी रिसेंटली संथाली लैंग्वेज में आपको ये भी पता होगा कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी आया है। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि संथाली लैंग्वेज इज द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, मतलब 8वां जो शेड्यूल है लैंग्वेज का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का, उसमें 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 92nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 2003 में आया था। उसके थ्रू संथाली लैंग्वेज को डाला गया था, याद रखिएगा। और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि संथाली लैंग्वेज के साथ साथ 4 लैंग्वेजेस थी जिसको डाला गया था। एक तो डोगरी है ना, देन बोडो, मैथिली एंड और संथाली, ठीक है। तो डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस हैं जिनको इंक्लूड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली न्यूज है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, ये कुछ भी अगर डिफेंस से रिलेटेड खरीदी करनी है ना, अगर आपको कोई भी खरीदी करनी है, परचेज करना है, तो उसके लिए ये कमेटी, हाईएस्ट कमेटी जो कि अप्रूवल देती है कि हाँ ये खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते। इसको हेड कौन करता है? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको हेड करता है डिफेंस मिनिस्टर। याद रखिएगा, डिफेंस मिनिस्टर हेड्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो अभी लगभग 79,000 करोड़ का खरीदी जो है वो अप्रूव की गई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमिटीज और होती हैं, जैसे एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, उसको कौन हेड करता है? उसको याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अगर कोई पूछ लिया तो उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अगर पूछ रहा है तो उसको डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, ठीक है ना।
आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। एडिटोरियल पे आएंगे, द क्वाइट फाउंडेशंस फॉर इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फेज। अब ये जो आर्टिकल है, चूंकि अब हरदीप पुरी यूनियन मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट फेवर में रहेगा, लेकिन जो भी है एडिटोरियल में वो मैं आपको करके बता देता हूँ, है ना। सो लेट मी टेल यू दैट। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि क्या था इस एडिटोरियल में। इस एडिटोरियल में है कि हमने किस तरीके से ग्रोथ की है। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का डेटा है तो ऑब्वियसली बात है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि भैया 4 ट्रिलियन इकॉनमी हम बन गए, $4 ट्रिलियन इकॉनमी, तो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है। एंड इसके अलावा हमारी सॉवरेन रेटिंग जो है स्टैंडर्ड एंड जो S&P है उसमें हमें अपग्रेड मिला है, BBB सॉवरेन रेटिंग हमको दी गई है, BBB। देन इसके अलावा इन्होंने बोला कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, जो कि स्टेबल लीडरशिप का एक कहना चाहिए इंडिकेटर होता है। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट का बूम हुआ है, ट्रेड एंड एक्सपोर्ट बूम हुआ है, तो ये भी इनका कहना है कि ट्रेड एंड एक्सपोर्ट बूम हुआ है, तो वो भी अच्छी चीज़ है। क्यों, कैसे बोल सकते हैं कि इंडिया यूके के बीच में ट्रेड पैक्ट साइन हुआ, ओमान के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है ना। ट्रेड कनेक्ट के लिए प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं। ऑब्वियसली बात है ये सारी चीज़ें जो है ऑथर ने यहाँ पे मेंशन की है। तो एक तो इंडिया यूके का ट्रेड पैक्ट जो हमने साइन किया, दूसरा हमने ओमान के साथ CEPA साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन हमारी सॉवरेन रेटिंग S&P ने बढ़ाई, BBB हमारी रेटिंग कर दी, 4 ट्रिलियन इकॉनमी हम बन गए, 4th लार्जेस्ट इकॉनमी हम बन गए। देन 2 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ हैं जिसने 21 लाख से ज़्यादा जॉब डेवलप किए हैं। लेजिस्लेशंस की बात करें तो उनका कहना है कि हमने मॉडर्न लेबर लॉज जो 4 कोड्स थे, वेजेस में, हाइजीन में, सिक्योरिटी में एंड ऑल, तो हमने वो सारे पास करके यूनिफॉर्म 4 लेबर कोड्स बना दिए। तो हमारे यहाँ अनशेंड रूल्स भी नहीं है, लॉज भी नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ न्यूक्लियर मिशन शुरू हुआ, ऑयल एंड गैस रिफॉर्म्स हमने किए। इसके अलावा हमने लॉज को सिंप्लीफाई किया है, ट्रेड को डिजिटाइज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट को डी रिस्क किया है। ये 4 चीज़ें उन्होंने कही है मेनली। वी हैव सिंप्लीफाइड द लॉज, देखो लिखा है ना, वी हैव सिंप्लीफाइड द लॉज, वी हैव डिजिटाइज द ट्रेड, वी हैव बूस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डी रिस्क इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हमने बढ़ाया है, बहुत सारे कंप्लायंसेस हमने कट किए हैं, सिंगल विंडो अप्रूवल देना शुरू किया है। एंड ग्लोबल हमारी रैंकिंग 38 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, आउट ऑफ 139 कंट्रीज। तो 139 इकोनॉमीज में से 38th रैंक पर हम आते हैं, तो वो भी दिखाता है कि हमारा जो इनोवेशन भी है वो भी हाई है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हाई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल, भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे म्यांमार की वोटिंग के ऊपर है कि क्यों म्यांमार भैया कॉन्फ्लिक्ट के बीच में ही कर रहा है, और ऊपर से सारी जो डेमोक्रेटिक पार्टीज थी वो तो हटा ही दी, अब केवल जो मिलिट्री लेड पार्टीज हैं वही चुनाव लड़ रही हैं। तो उनका कहना है कि भाई मेन रीज़न ये है कि इनको ग्लोबल एक लेजिटिमेसी चाहिए इनकी गवर्नमेंट को। अभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे मिलिट्री जनता है, वहाँ पे कू हो गई है, ये सब बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा तो भले इलेक्शन कितने भी तोड़ मड़ोड़ के किए जाएं, लेकिन एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी कि हाँ भाई। और जो UN, ऑस्ट्रेलिया, जापान, EU क्रिटिसाइज कर रहा है, वो सब क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, है ना। तो दिस इज व्हाट देयर रियल मोटिव इज। आगे देखते हैं व्हाट इज द इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या है इंडिया न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? आप सबको पता है कि अभी साइन हुआ है इंडिया न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फोर्स में भी आ जाएगा जल्दी। तो क्या है ये, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता दूं। पहली चीज तो 0 ड्यूटी हो जाएगा 100% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू न्यूजीलैंड। इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट है न्यूजीलैंड में वो 100% 0 ड्यूटी हो जाएगा, फुल ड्यूटी एक्सेस मिलेगी, ठीक है। एंड $20 बिलियन न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा हमने एक चीज और अच्छा किया कि हमने उनको कोई भी एक्सेस नहीं दी सेंसिटिव सेक्टर्स में, क्योंकि आप सबको पता है कि डेयरी के फील्ड में न्यूजीलैंड बहुत आगे है। तो हमने उनको डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कोई मार्केट एक्सेस, मतलब वहां पे हमने उनको ट्रेड बेनिफिट्स नहीं दिए हैं। 95% इम्पोर्ट्स जो न्यूजीलैंड से होंगे इंडिया में वो हमने जरूर रिलैक्स किए हैं। 95% इम्पोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड हैव बीन रिलैक्स एंड इंडिया विल ग्रेजुअली रिड्यूस टैरिफ्स ऑन 95% ऑफ द इम्पोर्ट्स। डील क्यों मैटर करती है? बिकॉज न्यूजीलैंड इज द गेटवे टू ओशियानिया एंड पैसिफिक मार्केट एक्सेस। दूसरा, हमको बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाना है। इसके अलावा इट इज द फास्टेस्ट FTA निगोशिएटेड इन 9 months। फास्टेस्ट FTA है जो कि 9 महीने में साइन हो गया, निगोशिएट हो गया।
न केवल ये बल्कि न्यूजीलैंड ने $20 बिलियन का कमिटमेंट भी किया है, तो वो भी हमारे लगभग 118 सेक्टर्स को बेनिफिट देगा। एफडीआई आएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो करेंगी, है ना। एंड इट इज़ द फर्स्ट एफटीए जहां न्यूजीलैंड ने सपोर्ट किया है कि हम आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज को सपोर्ट करेंगे, आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज को भी। सिंपलर वीजा नॉर्म्स रहेंगे। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देने की बात भी न्यूजीलैंड ने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम 20 आवर्स पर वीक तक का वर्क परमिट जो इंडियन स्टूडेंट्स उनको देने की कोशिश करेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड में इसका बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अपोजिशन पार्टी ये बोल रहे हैं कि भैया आप लोग डेयरी को क्यों नहीं इंक्लूड कर पाए, है ना, क्योंकि वही तो आपका मेन है, तो वो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। एंड इंडिया एफटीए क्यों इतने साइन कर रहा है, क्यों? पहली चीज तो हमको डाइवर्सिफाई करना है अपने मार्केट को यूएस और चाइना से। देन ये हमारी मेक इन इंडिया एंड जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसीज उनसे अलाइन करता है। प्लस ऑब्वियस सी बात है, जियो पॉलिटिकल अलायंसेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। केवल टैरिफ नहीं होता, बाकी बहुत सारे रिलेशंस इंप्रूव होते हैं आपके। तो दैट इज हैज़ बीन द थिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। आई डोंट थिंक अब कोई ऐसी न्यूज़ है, तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। के क्वेश्चंस के आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द आंसर्स फॉर टुडेज क्वेश्चंस। कहाँ चला गया वो? ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ फॉर टुडेज क्वेश्चन। पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका आंसर है सी। एंड दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये हमेशा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए होता है, तो डिक्रीज इन मनी सप्लाई, बी विल बी द आंसर। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, कोट लिखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।